ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लघिमा तिवारी है और मैंने इस बारी UPSC CSE परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की है। मैंने 2021 में ही अपनी ग्रेजुएशन की थी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद मैंने एक साल पूरी घर में अपनी बैठ के प्रिपरेशन की है और मैंने अपना पहला प्रयास 2022 में दिया है और उसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। मैं आज आपको अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने एक साल के अंदर UPSC की परीक्षा के लिए तैयारी की अपने घर से बैठ के बिना किसी कोचिंग के, एंड मैं चाहूँगी कि आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो। मेरी जनरल स्ट्रैटेजी, मैंने जैसा कहा कि मैंने एक साल पूरा प्रिपरेशन को दिया था, तो मैंने अपना एक साल का टाइम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था शुरुआत से ही। जो अपना पहला हिस्सा था उसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने जनरल जो GS के मोटे मोटे टॉपिक्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उनको कंप्लीट करूँगी पहले, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। फिर सेकंड पार्ट में मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करूं और साथ साथ जो अभी तक मैंने GS पढ़ा है उसका भी रिवीजन करती रहूं। और जो थर्ड पार्ट था मेरे ईयर का, उसमें मैंने कोशिश की कि अभी तक जो मेरे मेंस स्पेसिफिक थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बहुत देख पाऊँ और बाकी जो भी मेरा रह गया है उसे मैं बफर टाइम की तरह यूज़ करके उसमें वो चीज़ कंप्लीट करूँ। मैंने अपनी परीक्षा के दौरान सबसे ज़्यादा जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं पे फोकस किया, एंड मेरे रिसोर्सेज इस प्रकार थे। फॉर GS1 मैंने हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने 12th 11th क्लास की जो ओल्ड NCERTs हैं वो पढ़ी हैं और अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए, क्योंकि उन खाली बुक्स की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और नोट्स क्योंकि इजी रहते हैं रिवाइज़ करने में, तो मैंने वो बनाए हैं। और बाकी मैंने थोड़े सेलेक्टिव रीडिंग करी है आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक की, बट पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़ी, बहुत कम सेलेक्टिव रीडिंग करी है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने खुद से किया था, एंड हो सकता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो, बट मैंने ये नोटिस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख के कि इवन ईयर्स में जब भी पेपर हुआ है, जैसे 2018, 2020 और 2022 जिसमें मेरा हुआ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से क्वेश्चंस जनरली इन इवन ईयर्स में आए नहीं हैं। तो मैंने दो छोड़ा नहीं था इन्हें कम्प्लीटली, बट स्टिल थोड़ा बहुत कम प्रिपरेशन की थी इन टॉपिक्स से। ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने NCERTs ही करी हैं 11th 12th की, और GC लियोंग की बुक की बहुत बेसिक स्टडी की है। यूट्यूब पे राज तनिल मैम की बहुत अच्छी वीडियोस हैं ज्योग्राफी के लिए, उनको मैंने रेफ़र किया है। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने विजन IAS के नोट्स रेफ़र करे थे और उनसे ही अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होने के कारण थोड़ी मदद उधर से भी मिली। GS2 के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबसे पहले पढ़ी। लक्ष्मीकांत का प्रीलिम्स में बहुत महत्व रहा, मगर मेंस के लिए थोड़ी बहुत टॉपिक्स के सेल्फ नोट्स बनाने पड़े वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि ऑनलाइन सर्च करके एंड जो विजन IAS और बाकी कोचिंग के मटेरियल रेफ़र करके टॉपिक्स के मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैंने ऐसे ही ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपना प्रिपेयर किया था, और गवर्नेंस भी। GS3 के लिए इकॉनमी के लिए मैंने श्री राम IAS के जो नोट्स होते हैं उन्हें रेफ़र किया,
और प्रीलिम्स में मेरे वो काफ़ी काम आए, और इवन मेंस में जो उन्होंने बेस बनाया काफ़ी मदद हुई। बट अगेन मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए मैंने अपने विजन आईएएस के जो बुकलेट्स होती हैं उनसे अपने सेल्फ नोट्स बनाए, और बाकी टॉपर्स कॉपीज़ से भी मैंने नोट्स बनाए, और बाकी और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने नोट्स को इकट्ठा किया। ऐसे ही GS 3 के जो बाकी टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, उनके भी मैंने करंट टॉपिक्स, क्योंकि एनवायरनमेंट सिक्योरिटी से जनरली करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके भी मैंने करंट ओरिएंटेड नोट्स सेल्फ बनाए थे फ्रॉम वेरियस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सोर्सेज। इनके लिए मैंने कोई एक सोर्स को नहीं देखा, बल्कि टॉपर्स कॉपीज़ और वेरियस अदर सोर्सेज से इनके नोट्स बनाए। GS 4 के लिए GS 4 में मुझे हमेशा से थोड़ी दिक्कत रहती थी, क्योंकि GS 1 2 3 में मुझे लगता था आंसर थोड़े ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने में हम डायरेक्ट अपनी फैक्ट्स, फिगर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, डेटा डाल सकते हैं। बट GS 4 में मुझे लगता था आंसर्स का टाइप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने GS 4 पे स्पेशल फोकस किया। मैंने और अपनी डेफिनेशंस लिखी, बहुत सारे कीवर्ड्स जो कि सिलेबस में थे, अपने खुद के एग्जांपल्स कलेक्ट करे, और खुद के भी नहीं, और उसके अलावा भी जितने भी आज तक अच्छे अच्छे काम किए गए हैं ऑलरेडी सर्विस में IAS ऑफिसर्स द्वारा, वो सारे एग्जांपल्स इकट्ठे करी, और बाकी भी न्यूज़पेपर्स और अदर सोर्सेज से जो भी एग्जांपल्स इकट्ठे किए जा सके उन सबको कंपाइल किया, और लास्ट में रिवाइज़ किया। कोट्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से इकट्ठा किया, और लास्ट में रिवाइज़ किया कि मैं, क्योंकि GS 4 का पेपर बहुत लेंथी आता है, तो उसे डिलीवर कर पाऊँ एग्ज़ाम हॉल में। प्रीलिम्स के लिए मैंने अभी तक जो अपनी बेसिक बुक्स बताई थी उन्हीं को रेफ़र किया, एंड जो मेरे लास्ट 3 महीने थे प्रीलिम्स से पहले के, मार्च, अप्रैल और मई, उनमें मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की, और मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। और मैंने कोशिश की कि मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 3 महीनों में रिवीजन कर पाऊँ अपनी सारी बेसिक बुक्स का, और मैंने वही किया। मॉक्स मैंने सॉल्व किए, अराउंड 45 मॉक्स मैंने सॉल्व कर लिए थे प्रीलिम्स के लिए। इसमें फुल टेस्ट नहीं थे सारे, कुछ सब्जेक्ट वाइज भी थे, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अब समझती हूँ कि 45, चाहे आप थोड़े कम मॉक्स भी सॉल्व कर लें, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जितनी भी मॉक्स कर रहे हैं उनसे आप कुछ सीखें, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करें कि आप जनरली किस टाइप की गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग मार्क करने में गलती करते हैं, कुछ लोगों की लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलतियाँ होती हैं, तो आप उन्हें मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो आप मॉक से ये चीज़ें ज़रूर सीखें। मेरे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने रेफ़र करे अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, मैंने मंथली मैगज़ीन्स विजन आईएएस की कंटिन्यूसली रेफ़र की। बाकी मैंने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, जैसे इनसाइट्स आईएएस और फोरम आईएएस के मैं क्विज़ेज़ जो आते हैं इनकी प्लेटफॉर्म में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं डेली, ये लोग डालते हैं, एंड मैं डेली इन्हें सॉल्व किया करती थी अपने लास्ट में रात में, और देखती थी कि मैं कितने अच्छे से आंसर कर पाती हूँ इन क्विज़ेज़ में। बाकी आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑल्सो इनसाइट्स आईएएस के वो सिक्योर इनिशिएटिव पे वो डेली क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं कोशिश करती थी, दो मैं बहुत इसमें रेगुलर नहीं रह पाई जितना मैं चाहती थी, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किया कि मैं थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ज़रूर लिख पाऊँ, जब मेरी एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई थी। इसके अलावा मेरे को टॉपर्स कॉपीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने थोड़ा लेट जाके अपनी जर्नी में रियलाइज़ करा कि टॉपर्स कॉपीज़ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और मैंने प्रीलिम्स के बाद खासकर टॉपर्स कॉपीज़ को देखना शुरू किया था, और इनसे मेरे को डायरेक्ट एक तो आंसर लिखने का तरीका पता चल जाता था, और डायरेक्ट एग्जांपल्स और फैक्ट्स वगैरह भी एक ही जगह पे मिल जाते थे जो आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं अपने खुद के आंसर्स में। तो मैं बहुत ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हो सके तो टॉपर्स कॉपीज़ को ज़रूर रेफ़र करें, एंड जिस भी टॉपर्स के साथ आपका राइटिंग आंसर राइटिंग का नज़रिया सबसे ज़्यादा मेल खाता हो, आप उससे सीखें, डायरेक्ट कॉपी ना करें, बट उससे सीखें और कुछ इंस्पिरेशन लेके ज़रूर अपने आंसर्स में उसको ऐड करें। अब मैं आपको मेरे आंसर राइटिंग के बारे में बताना चाहूँगी।
आंसर राइटिंग के लिए मैंने शुरुआत से आंसर राइटिंग नहीं की। जब मेरा थोड़ा बेसिक पोर्शन मेन बुक्स कवर हो गई स्टैटिक की, तो उसके बाद मैंने जैसे मैंने जून 2021 में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, तो मैंने अपने पहले आंसर लिखने शुरू करिए अराउंड नवंबर 2021। तो वो आंसर्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट मैंने स्टिल सोचा कि थोड़ा बहुत लिख के देखते हैं। तो इनसाइट्स का प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए यूज़ किया, सिक्योर इनिशिएटिव, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी के आए थे उनको मैंने हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन 2-3 महीने के लिए ही लिखा, जनवरी तक, नवंबर से जनवरी तक, एंड एनालाइज़ किया कि मैं किस प्रकार के आंसर लिख पाती हूँ। और बहुत गलतियाँ होती थी, बहुत लंबे लंबे आंसर होते थे। शुरुआत में तो 10 मार्कर के लिए 15 से 20 मिनट भी लग जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। बट फिर मैंने मार्च से फिर अपने प्रीलिम्स पे फोकस कर दिया, और एक बार जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो प्रीलिम्स के बाद मैंने फिर से आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया। और इस बार मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र किया, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली आंसर राइटिंग की। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी विजन IAS की, एंड उधर से भी मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करी, एंड मेरे आंसर धीरे धीरे रिफ़ाइन होते गए। मैं पॉइंटर्स में आंसर जनरली लिखती थी, और फॉर्मेट यही रहता था। शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन में मैं या तो डेफिनेशन देने की कोशिश करती थी, या अगर कोई फैक्ट होता था, जैसे GS2 में आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, GS3 में भी आप बहुत सारे डेटा मेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया या कोई और डेटा। तो इंट्रोडक्शन में मैं ये कोशिश करती थी। बॉडी में मैं जनरली डिवाइड कर लेती थी आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर 2 पार्ट्स हैं आंसर के, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी बॉडी को, एंड अकॉर्डिंगली एंड पॉइंटर्स में आंसर लिखती थी। एंड मैं कोशिश करती थी कि मैं जो पॉइंट्स लिख रही हूँ बॉडी में, उनको मैं किसी फैक्ट या फिर एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकूँ। तो मैंने ये एक्सरसाइज प्रीलिम्स से मेंस के बीच में करी थी, जब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए थे, और मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना भी हो सके इन सब से सपोर्ट करूं, और जहां हो सके कोई भी फिगर या फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़े बहुत आधा 1 नंबर हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए। बाकी कंक्लूजन में मैं कोशिश करती थी कोई SDG गोल्स से कंक्लूड कर दो, या आर्टिकल से कंक्लूड कर दो, या आपको कोई इनोवेटिव कोट आता हो, नहीं तो कोई सिंपल सी आप कंक्लूडिंग लाइन भी लिख सकते हैं। बट सबसे मेन बात है, आप कोशिश करें कि आप टाइम पे आंसर लिखें। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, बट आप एक स्टॉप वॉच या टाइमर रख के लिखें, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता है, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ती है, तो आपका आंसर राइटिंग का टाइम भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और आप 10 मार्कर्स को कोशिश करें कि 7 मिनट में करने की कोशिश करें आखिर तक, और जो 15 मार्कर्स होते हैं उन्हें आप 9 से 10 मिनट का टाइम लेकर करने की कोशिश करिए। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इधर, दो कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर टाइम का ज़रूर ध्यान रखें और विश्वास रखें कि अंत में आप रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ उस टाइम तक आ जाएंगे। मैं पर्सनली आंसर राइटिंग पॉइंटर्स में करती थी, मगर अगर आपको कंफर्टेबल है पैराग्राफ में तो आप उसे भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है पॉइंटर्स में करने में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और जनरली हमें एडवाइस किया जाता है कि हम जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे सकें, जितने ज़्यादा हम एक ही डिफरेंट एंगल्स से आंसर को पेश कर सकें, जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक, सोशल, वुमेन रिलेटेड पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा, तो आप जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स को ऐड कर पाएँ। और मुझे लगता था कि जब मैं पॉइंटर्स में लिखती थी तो ज़्यादा आसानी से ऐड कर पाती थी, तो इसलिए मैं पॉइंटर्स में करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। मगर अगर आपको पैराग्राफ में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप ज़रूर ट्राई करें उसे करना, और अगर आपके लिए वो चीज़ वर्क करती है तो आप श्योर उसके साथ आगे बढ़ें। अब मैं आपके साथ मेरी नोट मेकिंग डिस्कस करना चाहूँगी। नोट मेकिंग के लिए मैंने सबके लिए नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स जैसे मैंने अपनी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी किताबों के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इनके नोट्स बनाने लगी तो मैं पूरी की पूरी बुक ही दोबारा छाप दूँगी। तो मैंने जब जैसे लक्ष्मीकांत को मैंने जब तीसरी बार रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना हाईलाइटर से सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट किया जिन्हें मैं बार बार भूल जाती थी। तो जब मैंने चौथी पांचवी बार दोबारा रिवाइज़ किया लक्ष्मीकांत को, तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाकी चीज़ें याद रखती हूँ, सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन भूल जाती हूँ। तो मैं उन्हें पढ़ती थी और फिर मेरा रिवीजन ऐसे ही काफ़ी
जल्दी हो जाता था। तो हर रिवीजन के बाद मैं एक डिफरेंट हाइलाइटर से सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करती थी जिन्हें मैं अभी भी भूल रही हूँ। तो ऐसे मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी जो बल्कि बुक्स हैं उन्हें करा और मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए। मगर मैंने कुछ किताबें जैसे कि एंशिएंट मिडिवल हैं उनके नोट्स मैंने बनाए, क्योंकि मुझे लगता था इनको डायरेक्ट बुक से पढ़ने में यूटिलिटी कम है और अगर नोट्स बनेंगे तो रिवीजन जल्दी होगा। तो इनके मैंने अपने खुद के पेन एंड पेपर से नोट्स बनाए और मेन स्पेसिफिक मैंने पेन एंड पेपर से ऑफलाइन नोट्स बनाए। मेन स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने A4 साइज शीट्स में टॉपिक्स लिखे और मैंने 1 या 2 पेज के नोट्स हर टॉपिक के बनाए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन, और एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट सब मैं 1 या 2 पेज में ऐसे हेडिंग्स के नीचे डाल देती थी कि एग्जांपल्स की अलग हेडिंग है, डेटा फैक्ट्स की अलग हेडिंग है, एंड कोई कोट आ रहा है दिमाग में या सबकी मैं ऐसे मैंने नोट्स बनाए। बाकी ऑनलाइन नोट्स का भी मैंने सहारा लिया। एवर नोट पे मैंने जैसे CA करंट अफेयर्स के लिए मैंने नोट्स ज़रूर बनाए। कुछ भी न्यूज़पेपर में मुझे लगता था इंटरेस्टिंग केस स्टडी है तो मैं उसे अपने एवर नोट में लिख लेती थी और बाद में मैं जब मेंस के आंसर राइटिंग करने लगी तो मैं उधर से उन्हें अपने आंसर्स में डालने लगी। या फिर प्रीलिम स्पेसिफिक भी मुझे कुछ लगता था न्यूज़पेपर में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं उसे भी अपने एवर नोट में लिख लेती थी। बाकी इंटरव्यू के लिए मैंने ऑनलाइन नोट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, एवर नोट का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए नोट्स काफ़ी बनाने थे, डैफ रिलेटेड और करंट रिलेटेड नोट्स बार बार चेंज होते रहते थे, तो उसमें मैंने ऑनलाइन नोट्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। बट मेंस के लिए मैंने ऑफलाइन नोट्स ही बनाए हैं। मैं आपसे अपना जनरल टाइम टेबल डिस्कस करना चाहूँगी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 7 से 8 घंटे रोज़ दे पाऊँ अपनी पढ़ाई को, एंड मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूपीएससी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन नेक्स्ट डे आप सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इसकी जगह आप कोशिश करें कि आप रोज़ कम से कम 6, 7 या 7 से 8 जैसा आपको सूट करे आप उतने घंटे पढ़ पाएँ। और मैं यही फॉलो करती थी। मैं एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करती थी, 7 से 7:30 के बीच में सुबह उठना और रात में 12 बजे के अराउंड सो जाना। तो 7 से 8 घंटे की नींद और उसके बीच में अपने पढ़ाई 7 से 8 घंटे की और बाकी डेली के काम। तो ये रूटीन मैं फॉलो करती थी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं यही काम रोज़ करती थी। हो सकता है ये बोरिंग हो जाता है एक समय के बाद, बट आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि यही बोरिंग काम अगर आप डेली करेंगे तो आपको अंत में जाके इसका फल अवश्य मिलेगा। कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो पहला डूज़ मेरे हिसाब से होगा कि आपको अपने कुछ स्टैटिक पोर्शंस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप जो भी बेसिक बुक्स हैं उन्हें बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए। करंट दो बहुत इम्पॉर्टेंट होता चला गया है ओवर द ईयर्स, बट स्टिल मेरी एडवाइस होगी कि आप पहले स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करिए और करंट को भी करते रहिए साथ में, बट स्टैटिक की कॉस्ट पे कभी करंट को प्रेफरेंस मत दीजिए। सेकंड मेरी एडवाइस होगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली वही एफ़र्ट्स डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली आप उसी तरह से उठें, वही शेड्यूल फॉलो करें और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। थर्ड आपके लिए मेरा डूज़ होगा कि आप अपने अंदर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस रखें। ओवर कॉन्फिडेंस आप के लिए अच्छा नहीं है, बट थोड़ा फेथ एंड कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना अच्छा है। एंड ये आपको अंत में जो कॉन्फिडेंस है वही आपको अंत में बहुत यूज़फुल होगा। कुछ डोंट्स होंगे कि इंटरनेट के आने से और इतने सारे रिसोर्सेज हो गए हैं कि कन्फ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक पेन एंड पेपर पे लिख लें कि आप ये रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। आपका टाइम टेबल ऐसा होगा, आप ये तब करेंगे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे सीखेंगे, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि आपको इसकी जगह ये काम ऐसे करना चाहिए। बट हो सके तो आप उस पर स्टिक करने की कोशिश करें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑफ कोर्स, और ये आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। इससे आप बार बार भटकेंगे नहीं कि आपको अब क्या करना है, कैसे करना है। और एक डोंट ये होगा कि आप जब इस प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं यूपीएससी में, तो बहुत एक हवा और डर है कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे होगा।
तो आप एक फ़्रेश माइंड के साथ एंटर करें और ये सोचें कि आपको अपना कम से कम 1-2 जितने भी आप ऑनेस्ट अटैम्प्ट दे पाएँ पूरी मेहनत के साथ वो दें, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है ठीक है, मगर एक बिना डर के इसमें एंटर करें, फ्रेश माइंड के साथ, एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। अब मैं आपके साथ मेरे इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगी। मेरी इंटरव्यू की शुरुआत मेरे नाम के मतलब के साथ ही हुई थी, क्योंकि मेरा नाम काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने मेरे नाम का मतलब ही पूछा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे स्वच्छ भारत मिशन पे डिस्कशन किया था, क्योंकि मेरी हॉबी रही है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। उसके बाद मेरा जैसे जन्म स्थान अलवर है, तो मेरे से अलवर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जैसे अलवर के नज़दीक घूमने की जगह तो सरिस्का पड़ता है, तो उससे प्रोजेक्ट टाइगर से क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझसे राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना पे जैसे प्रश्न थे, इंदिरा गांधी नहर पे भी प्रश्न थे। तो इन सब एरियाज़ से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने मॉक्स ज़रूर दिए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने कोई भी क्लासरूम कोचिंग नहीं ली है और सेल्फ़ प्रिपरेशन की है। अपनी जीएस के लिए भी मैंने सेल्फ़ प्रिपरेशन की है और मैंने अपने ऑप्शनल के लिए भी सेल्फ़ प्रिपरेशन की है। मैंने किसी में भी कोई कोचिंग नहीं ली है, बट मैंने टेस्ट सीरीज़ और मॉक ज़रूर लिए थे, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी और इंटरव्यू स्टेज पे भी। क्योंकि मुझे लगता है मॉक्स और टेस्ट सीरीज़ देने से आपको एक तो आइडिया लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने कंपटीशन से, और आप एक लूप में रहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपको एक आइडिया दिलाती है कि आप बाकी लोगों के साथ कैसा स्टैंड कर रहे हैं। और सिंस मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक्स ज़रूर लिए थे कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है और बोलना है इतने बड़े पैनल के सामने। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, स्टिल आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक ज़रूर एक बार लेने का विचार कर सकते हैं, आपको इनसे फ़ायदा ही होगा। अपने आप को डेली फ्रेश एंड एनर्जेटिक रखने के लिए मैं सुबह उठ के थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ज़रूर कोशिश करती थी कि लाइट मॉर्निंग वॉक कर सकूं और थोड़ा सा योगा टाइप कुछ कर सकूं। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मैं रोज़ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती थी, जिससे थोड़ा लोगों से बात करके भी अच्छा फ़ील होता था। बाकी मेरे को टीवी सीरीज़ और ये देखना पसंद था, तो मैं डेली आधा घंटा अपना खाना खाते समय या वैसे इनको देखती थी। तो इसी से मेरे को फ्रेश थोड़ा रहने का मिलता था। और आप भी ऐसी कोई हॉबीज़ अपनी ढूंढ लीजिए। हो सकता है आधा घंटा आप रोज़ इन पे स्पेंड करेंगे तो आपको वैसे भी फ्रेश रहने को मिलेगा, और आपके बाकी इंटरव्यू स्टेज पे भी आपको लिखने में अपनी हॉबीज़ मदद मिलेगी। अब मैं सोशल मीडिया की बात करना चाहूँगी। तो सोशल मीडिया से मैंने अपने आप को पूरी तरह तो कट ऑफ नहीं किया था, बट लाइक इंस्टाग्राम हो गया तो मैं उसे अपना यूज़ नहीं करती थी। जब मैंने प्रिपरेशन किया तो मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं थी। बट जैसे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हो गया तो व्हाट्सएप का मैं स्टिल यूज़ करती थी। तो मैंने 100% कट ऑफ नहीं किया था, बट हाँ कुछ पार्शियल कट ऑफ ज़रूर किया था। आप लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब होते हैं सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया आपकी प्रिपरेशन पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ला सकता है, तो आप ज़रूर उसको कट ऑफ कर दीजिए, कम्प्लीटली नहीं तो पार्शियली अपने प्रिपरेशन में। एंड इफ़ आप नहीं होते डिस्टर्ब तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप उसे यूज़ भी करते रह सकते हैं। कुछ फ़ायदे भी होते हैं सोशल मीडिया के, तो ये आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, जिसे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी हो गई है एग्ज़ाम के लिए। मैंने खुद 1 साल घर पे बैठ के सेल्फ़ प्रिपरेशन की है, दोनों जीएस और ऑप्शनल की। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली थी, बट कोचिंग के बिना भी तैयारी की जा सकती है। आपकी अब तो यूट्यूब इंटरनेट पे पूरी गाइडेंस डिफरेंट टॉपर्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखिए। मेरा सुझाव है आप उन टॉपर्स की वीडियो को देखिए जिनके साथ आप अपने बैकग्राउंड को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैं कोशिश करती थी ऐसे टॉपर्स की वीडियो ज़्यादा देखूं जिससे मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि चांसेस है कि मेरी स्ट्रैटेजी भी उनसे ज़्यादा लिंक हो पाएगी।
क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सिमिलर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ देखकर अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करें। और कोचिंग के बिना भी अगर आप शुरू में अपनी ये स्ट्रैटेजी के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए और आप पूरे साल उस पर स्टिक रहें, तो मुझे लगता है बिना कोचिंग के भी यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है। एंड आपको ज़रूर जब आपकी एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाए तो आपको टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी पहुंच गई है। मेरी जर्नी के हाइज़ तो यही हैं कि मेरा पहला प्रयास था, तो मेरा प्रीलिम्स भी पहले में ही क्लियर हो गया, मेरा मेंस भी पहले में क्लियर हो गया और अब फाइनल भी, तो मेरे लिए ज़रूर हाई था। लो एज सच, क्योंकि यूपीएससी के रिस्पेक्ट में बहुत लोज नहीं थे, बट यूपीएससी की जर्नी थोड़ी बोरिंग हो जाती है, स्ट्रेसफुल भी हो जाती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। मेरे को याद है कि अभी भी मेंस के दौरान स्ट्रेस की वजह से मेनली मैंने देखा था कि मेरे हाथ में बहुत पेन रहने लग गया था। तो ये एक लो हो सकता है कि कैसे स्ट्रेस आपकी फ़िज़िकल बॉडी को इफ़ेक्ट करने लगता है। तो ये ज़रूर लोस थे। बाकी आप अपने आसपास के पीयर्स और लोगों को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में अलग अलग अचीवमेंट्स कर रहे हैं, तो कई लोग इससे भी डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आपको सफलता ज़रूर मिले। मेरी एडवाइस एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि आप कम से कम अपने 1 या 2 या फिर जितने भी 3 प्रयास आप ज़रूर पूरा मन लगाकर इस एग्ज़ाम की तरफ दें। आप पूरा सारी मेहनत करके इस एग्ज़ाम की तरफ दें। और मैंने जो एक चीज़ सीखी थी, मैंने ये सीखी थी कि डिफरेंट टॉपर्स अपनी वीडियोज़ में हर साल बताते हैं कि उन्होंने अपने पहले या दूसरे प्रयास में ये गलती कर दी थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैंने शुरुआत में ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मेरे को अपनी गलतियों की बजाय अपनी गलतियों से अवश्य सीखना चाहिए, बट मैं दूसरों की गलतियों से भी सीखूंगी। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं दूसरों की गलतियों से सीखूंगी। जैसे किसी टॉपर ने कहा कि उन्होंने आंसर राइटिंग इनफ नहीं की थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। या किसी ने कहा कि उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो किया, तो मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा। तो मैं भी आपसे ये एडवाइस करूँगी कि आप भी सिर्फ अपनी गलतियों से ना सीख के दूसरों की गलतियों से भी सीखें, और कम से कम 1 या 2 प्रयास अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी शिद्दत से दें। और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आपने अपना बेस्ट दिया था। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करें और अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रिपरेशन से पहले एक बार फाइनल कर लें। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बट एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी फाइनल करें और उसे आप पूरे 1 साल फॉलो करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी, एंड आई विल लाइक टू थैंक DKT फॉर दिस वीडियो। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस डिटेल स्ट्रैटेजी से एस्पिरेंट्स को फ़ायदा होगा, जैसे मैंने बाकी लोगों की स्ट्रैटेजी से काफ़ी पॉइंटर्स लिए थे। मैं वही चीज़ चाहूँगी कि औरों को भी मेरी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हो। एंड थैंक यू DKT की पूरी टीम को इसके लिए।